हेलो स्टूडेंट, आज की यह क्लास वर्णमाला पर होगी जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, सभी परीक्षाओं के लिए। आज हम लोग वर्णमाला पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि और लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि, अगर जब बोल रहे हैं तो वह ध्वनि है, लिख दिए तो वर्ण। तो वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि और लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी विशेषण शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी विशेषण शब्द है। अगर कोई पूछ दे कि हिंदी क्या कौन सा शब्द है, तो हिंदी विशेषण शब्द है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है। यह हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसका नारा जो है सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदी व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। यह पूछा जाता है प्रश्न कि हिंदी व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण दो उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है, वी धन आ धन करण बराबर व्याकरण। पहला उपसर्ग है वी, दूसरा उपसर्ग है आ, अब मूल शब्द है करण। तो वी धन आ धन करण बराबर हो गया व्याकरण। तो व्याकरण दो उपसर्गों से मिलकर बना है, करण इसका मूल शब्द है। व्याकरण के मुख्य अंग तीन होते हैं, कौन? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण को ही लिपि भी कहते हैं, वर्ण को ही लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। हाँ, एक भाषा को कई लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग मोबाइल पे टाइप करते हैं हिंदी में, लेकिन लिखते हैं अंग्रेजी में। जैसे मैं घर जा रही हूँ, तो इसको आप हिंदी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं घर जा रही हूँ, इसको हमने हिंदी को इंग्लिश में लिख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक भाषा को हम कई लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखे माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, लेकिन ये अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन हम लोग ने इसको हिंदी में लिख दिया है। तो कहने का मतलब है कि एक भाषा को कई लिपियों में भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के जनक महर्षि पाणिनि हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण है। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण न किया जा सके। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भी पूछे तो इसका होगा, जैसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द ही होगा। एक संपूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आज हम लोग स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पे किया जा सकता है। स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पे हम लोग कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पे किया जा सकता है। वो कौन कौन है, अब देख लेते हैं इसको। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है मात्रा या कालमान के आधार पे, तीसरा है उच्चारण के आधार पे, चौथा है जीव प्रयोग के आधार पे, पांचवा है मुख विवर के आधार पे, छठा है ओष्ठ प्रयोग के आधार पे, सातवां है मुख या नासिका के आधार पे। आप पहला देख लेते हैं इसका। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर के कितने होते हैं वर्ड? मूल स्वर के 4 वर्ड होते हैं, अ, ई, उ और री। ये चारों वर्ड जो हैं मूल स्वर होते हैं, ये चारों वर्ड मूल स्वर होते हैं। दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं, पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में ही
इसे सजातीय स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर कहते हैं क्योंकि ये दो समान वर्णों के मिलने से दीर्घ स्वर बना है। दीर्घ अ प्लस अ के मिलने से आ बना है। अ प्लस अ बराबर आ हो गया। ई प्लस ई बराबर मिलके बड़ी दीर्घ ई बन गई। उ प्लस उ मिलके बड़ा ऊ मिल गया। तो यह दीर्घ स्वर कहने का मतलब मूल स्वरों के ही मेल से दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ है। तो इस सजाती हैं दोनों समान वर्णों के मेल से ही दीर्घ आ का निर्माण हुआ है। और संयुक्त स्वर में तो संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ अ और ई दो स्वरों को मिला के ही संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। अ प्लस ई मिलके ए बना है। अ प्लस ए मिलके ऐ बना है। अ प्लस उ मिलके ओ बना है। अ प्लस ओ मिलके औ बना है। अ और उ मिलके ओ बन गया तो हमें ओ मिल गया। अ में ओ को मिला के हमने औ बना दिया। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हैं ए ऐ ओ औ। ये चारों संयुक्त स्वर हैं। आ ई उ ये चारों दीर्घ स्वर हैं। ये चारों दीर्घ स्वर हैं। ये मूल स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं और ये चारों संयुक्त स्वर हैं। तो ये चार चार तीन सात सात चार 11 सभी स्वरों की संख्या हो गई 11। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। तो संधि स्वर में भी दो भेद किए गए हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है जिसको काउंट करके हमने यहाँ लिख दिया है। यही 11 स्वर होते हैं। समय या कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर को ही लघु स्वर का जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये इसी को लघु स्वर कहा जाता है। लघु स्वर, हर्ष स्वर को लघु स्वर और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हर्ष स्वर लघु स्वर को कहते हैं और दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहते हैं। तो लघु स्वर में अ ई उ री आएंगे और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है जिसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ आएंगे। और प्लुत स्वरों में ओम, जैसे किसी को बुलाने के लिए उच्चारण किया जाता है, जैसे राम बुला रहे हैं तो इसमें 3 मात्राओं का समय लग रहा है। हर्ष में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत में जो है 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इसीलिए कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है, जिसका पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। उच्चारण के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। तो 6 हम एक साथ दिखा देते हैं ऊपर करके। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ। दंत ऐसा स्थान है जहाँ से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो कंठ से आ, कंठ से उच्चारण होता है आ, तालु से ई, मूर्धा से री, ओष्ठ से ऊ और कंठ तालु से होता है ए ऐ और कंठोष्ठ से उच्चारण होता है ओ औ। ये 2 वर्णों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है क्योंकि ये संधि स्वर हैं। कंठ और तालु के योग से मिलकर बने हैं और ई के योग से मिले हैं, इसलिए कंठ और तालु दोनों के योग से बने हैं। कंठ और तालु ऊपर दिखा देते हैं इसको स्पष्ट करके। अ जो है एक कंठ है तो एक कंठ हो गया और ई जो है तालु है, इन दोनों के योग से बना है ए, तो ये हो गया कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु हो गया, कंठ तालव्य वर्ण है और ओ और औ तो ये मिले हैं कंठ और ओष्ठ के योग से बने हैं कंठोष्ठ। तो ये हो गए कंठोष्ठ वर्ण हो गए ओ औ। आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है।
पहला अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पश्च भाग। तो मध्य भाग से सिर्फ व वर्ड का ही उच्चारण होता है, मध्य भाग से सिर्फ अ वर्ड का ही उच्चारण होता है, अग्रभाग से ई ए ऐ, पश्च भाग से आ उ ओ औ री, इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। आगे है मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है, 4 आधार पे। तो पहला है विवृत, दूसरा है अर्ध विवृत, तीसरा है समृत, चौथा है अर्ध समृत। विवृत में आ जाएगा, अर्ध विवृत में ऐ और आगत वाला अ, समृत में आ जाएगा ई उ और री, अर्ध समृत में आएगा ए और ओ। मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, विवृत, अर्ध विवृत, समृत, अर्ध समृत। आगे देख लेते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, 2 भागों में। तो पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में मुंह एकदम गोल खुला होता है, अवृत्तमुखी में मुंह आधा खुला होता है। तो वृत्तमुखी में ओ औ आता है, जो आगत का अ होता है, यह अ और ओ के बीच की कड़ी होती है, ये दोनों के बीच की कड़ी होती है। डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर या डॉक्टर नहीं पढ़ सकते, उसको डॉक्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बीच की कड़ी होती है। अवृत्तमुखी में आ जाएगा आ ई ऐ और री। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। आगे है 7वें आधार पे मुख से हवा या नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है निरनुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। तो सभी स्वर जो हैं निरनुनासिक होते हैं, सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक वर्णों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दो मुख से निकलती है। निरनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है और सभी स्वर जो हैं निरनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसमें बस एक वर्ड आता है चंद्रबिंदी वाला अंग। आगे बढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें स्वरों का वर्गीकरण नहीं होता है, सिर्फ मतलब सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। सघोष उन वर्णों के को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। तो स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। तो सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। सघोष के भी 2 भाग होते हैं, पहला होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। सघोष को ही घोष कहा जाता है, जिसे गले में कंपन पैदा हो कोई भी वर्ड बोलने में। अघोष जो है ये व्यंजन में आते हैं, अघोष वर्ड व्यंजन में आते हैं। तो इसको आगे देखेंगे हम लोग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वतंत्र रूप से आते हैं। निरनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है, जैसे गांव, दांत, आंगन। निरनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। अनुस्वार अनुस्वार यह स्वरों के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार के बारे में बताया जा रहा है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, स्वर में अंग को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। विसर्ग विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। अह जो है विसर्ग है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ऐसे लिखा जाता है। अंग को इस तरह से लिखा जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसको हमने लिख दिया है यहाँ पे।
स्वरों की संख्या 11 होती है, आप सभी लोग जान गए होंगे अच्छे से। और इसका वर्गीकरण 6 आधारों पे किया गया है, अभी आप लोगों ने देखा है 7 आधारों पे। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। व्यंजन, व्यंजन में इसको बोलते हैं क वर्ग, क से अंग्य तक के वर्ड को क वर्ग बोलते हैं। च से ञ तक को च वर्ग बोलते हैं। ट से लेकर ड़ तक के वर्ग को, मतलब इसकी पूरी लाइन को वर्ग में बोलते हैं। ट वर्ग हो गया, ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो सभी स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेके म तक को काउंट करेंगे तो 25 आएगा। अंतस्थ होते हैं 4, य र ल व, और ऊष्म होते हैं 4। तो 25 अंतस्थ व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इन्हीं को मिला के 33 मूल व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को मूल व्यंजन कहा जाता है, 33 वर्णों को। मूल व्यंजन में संयुक्त व्यंजनों की गणना नहीं की जाती है। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, आयोगवाह भी होते हैं 2। इसमें अंग और अ है। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है, यह ह की तरह प्रयोग किया जाता है। कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती है, जिसमें 41 होते हैं व्यंजन, 11 होते हैं स्वर। कुल मिला के हो जाएंगे 52 वर्ण। 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसको हम आगे बताएंगे कैसे 41 होता है, कहाँ पे 33 होता है, और कुल मिला के 52 वर्ण कैसे होते हैं। तो हर्ष स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ। संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। तो चलिए फटाफट इसका हम रिवीजन करा दे रहे हैं एक बार। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण 7 आधार पे किया जा सकता है। इसको हम दिखा देते हैं एक बार में ही। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और मुख या नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए इसको हम फटाफट दिखा देते हैं एक बार में। पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके 2 भेद किए गए हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। और संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। जिस संधि स्वर के भी 2 भेद किए गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर कहा जाता है, क्योंकि यह समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बना है। अ प्लस अ बराबर आ। तो आ, ई, उ दीर्घ स्वर हैं, और ए, ऐ, ओ जो हैं संयुक्त स्वर हैं। ए, ऐ, ओ ये चारों संयुक्त स्वर हैं। ये तीनों दीर्घ स्वर हैं, ये चारों मूल स्वर हैं। तो 4, 3, 7, 7, 4, 11 स्वरों की संख्या हो गई 11। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, संधि स्वर 7 होते हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद किए गए हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। समय या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो ये 3 भाग हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो हर्ष में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो हर्ष में अ, ई, उ, री आएंगे, दीर्घ में ये 7 वर्ण आएंगे। दीर्घ में 7 वर्ण आएंगे, लेकिन इसमें दीर्घ और संयुक्त सभी मिल जाते हैं। ये 4 जो हैं संयुक्त स्वर भी हैं।
और ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ और संयुक्त दोनों स्वर हैं। अगर सिर्फ पूछ लिया जाए दीर्घ स्वर कौन से हैं तो ये तीनों ही वर्ड आएंगे, और ये चारों संयुक्त स्वर भी हैं, दीर्घ के साथ संयुक्त भी हैं। अब ये है प्लुत वर्ण। प्लुत वर्ण में 3 मात्राओं का समय लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6 भाग में किया गया है। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। दंत ऐसा स्थान है जहाँ से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है अग्र, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च। अग्र में ई, ए, मध्य में अ, पश्च में आ, उ, ओ, और री आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख विवर्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विवृत है, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में मुंह गोल हो जाता है बोलते समय, अवृत्तमुखी में मुंह आधा खुला रहता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो 2 भागों में किया गया है, निरनुनासिक वर्ण और अनुनासिक स्वर। ये सब तो हम पढ़ा ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास जो होगी व्यंजन पर होगी।